नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंदी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कोटे पर कोहराम। कोलकाता हाईकोर्ट के मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए एक फैसले ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले में पश्चिम बंगाल में 2010 में मुस्लिम समुदाय के कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य में सेवाओं और पदों पर रिक्तियों में इस तरह के आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि 2010 में बंगाल में पिछड़े मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 42 समुदायों को ओबीसी के रूप में अनुशंसित कर दी थी और जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम थे। कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया, जो लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि जिन समुदायों को आयोग ने ओबीसी आरक्षण दिया वो जल्दबाजी में दिया गया, क्योंकि ये ममता बनर्जी का चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। कोर्ट की इस टिप्पणी से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने कहा, हम बीजेपी के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे, ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उधर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में लगभग सभी चुनावी सभाओं में कहा कि वो ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का बंटवारा नहीं होने देंगे, उनके जीते जी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी सभा में यही बात कही, आरक्षण में चोरी बंद कर देंगे उन्होंने कहा। उधर योगी सरकार ने घोषणा कर दी है कि चुनाव बाद मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित कई राज्यों में मुस्लिमों की बहुत सी जातियों को ओबीसी कोटे से आरक्षण मिला है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने इसे खत्म कर दिया था, अब यूपी सरकार भी इसे खत्म करने की राह पर है। उधर वोट बैंक की राजनीति के कारण ममता इस आरक्षण को जारी रखना चाहती हैं, तो लालू लागू करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 24 के चुनाव के अंतिम 2 चरणों में आरक्षण पर रण होगा? इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमारे पास हैं, आपको दिखा देते हैं। 2010 से 2014 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उस सबको रद्द कर दिया, लेकिन उनकी उस तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखिए, जिस तरह से उन्होंने उस हाई कोर्ट के आदेश पर जो प्रतिक्रिया दी है वो आपके सामने है। ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुस्लिम जातियां को सीधे ओबीसी में शामिल कर ये सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया, जो कि संविधान की मूल भावना के सरासर उल्लंघन है, क्योंकि हमारा संविधान किसी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण को स्वीकार नहीं करता। वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हूँ। श्रेणी के बारे में चर्चा हो रही है, ये जो मीडिया में चल रहा है ना अंतमान, ऐसा कुछ है नहीं। और मैं तो सब उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी उड़ गए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी आप देश के गृह मंत्री हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, पढ़वा लीजिए किसी से। उसमें गैर हिंदू समुदायों में किस आधार पर आरक्षण है? हज्जाम अगर हिंदू है, हज्जाम अगर मुसलमान है, दोनों को आरक्षण है। कारण सामाजिक शैक्षणिक है। ट्विस्ट मत करिए, भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र खोल लेगा, हिंदू मुसलमान। अगर आप हिंदू मुसलमान ना करें ना, मैं इन तमाम लोगों को टॉप 4 बीजेपी के लोगों को कहता हूँ, ये पंचायत स्तर का चुनाव नहीं जीत सकते। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है पश्चिम बंगाल के मामले में कि 65 से 70 ऐसी जातियां हैं जिन्हें शामिल किया गया और मात्र 6 ऐसी जातियां हिंदू जातियां जिन्हें ओबीसी आरक्षण में जोड़ा गया। और अब यही सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि चाहे आप इनके चुनावी कैंपेन देख लीजिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बार बार यही कहा है कि वो आरक्षण में चोरी नहीं होने देंगे, ओबीसी आरक्षण या ओबीसी का हक नहीं मारने देंगे किसी को। तो कई तरह के बयानात भी हैं जो आप सुन भी रहे थे, और इसके अलावा भी पॉलिटिक्स अलग अलग स्टेट में इसको लेकर हो ही रही है। लेकिन अब आरक्षण पर जब गाड़ी आकर टिक गई है, पूरा एपिसेंटर आरक्षण ही बन गया है, तो क्या आगे के 2 चरण आरक्षण पर रण?
मिलियन मेहमानों से हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आगे समझने की कोशिश होगी। ऋचा सिंह है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत। सना शेख जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। सना जी आपका भी स्वागत करती हूँ। नावेद शिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत नावेद शिको साहब। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। रविंद्र सर आपका भी वेलकम। और सबसे पहले नावेद साहब आप ही से समझूंगी, ये आरक्षण का मामला चल ही रहा था। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के लिए कहा कि जो उन्होंने आरक्षण दिया वो धर्म के आधार पर दिया, लेकिन हवा इधर चली और हवा इधर चली तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब उस समय मुलायम साहब ने भी कहा था, उसके बाद जब आरक्षण जो दिए गए अलग अलग जातियों को उस पर भी अब वो जांच करेंगे। कुल मिलाकर 2 दर्जन मुस्लिम जातियां जिसकी वो जांच करने जा रहे हैं जो ओबीसी में शामिल हैं। एक तो टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दूसरी बार आपकी सरकार आ गई, अब आप ये इलेक्शन टाइम के 2 चरणों के पहले बोल रहे हैं, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, अगर ऐसा है तो वाकई क्या अब तक ओबीसी का हक मारा जा रहा था उत्तर प्रदेश में? हाँ जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये चुनाव जो लोकसभा हो रहा है जिसका करीब 80% चुनाव हो चुका है, कुछ 2 चरण बचे हुए हैं और इस चुनाव का कोई मुद्दा तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले एक मुद्दा बहुत डेवलप हो गया, वो आरक्षण का मुद्दा था, वो संविधान का मुद्दा था। और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा घातक साबित होने लगा क्योंकि विपक्ष का एक मुद्दा इसलिए इतना ज्यादा मैच्योर हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने खुद ही कह दिया बाकायदा कैमरे के सामने कि हम 400 पार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कुछ हम संशोधित करेंगे संविधान को। और उसके बाद में ये अंडर करंट एक संविधान का मुद्दा जो है दलितों के दिलो दिमाग पे छा गया। और कहा जाता है, जो तमाम राजनीतिक पंडित है वो कहते हैं कहीं ना कहीं दलित समाज में इस बात को लेकर एक डर है, खौफ पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार तीसरी बार मेजोरिटी के साथ आए और संविधान में कोई छेड़छाड़ कर दे। ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना और फिर इस मुद्दे को पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी राजनीतिक दल होगा जो उसके लिए उस पर हमला किया जाएगा उसका काउंटर करेगा, तो उसने अपने तरीके से उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ते हुए इस मुद्दे को डेवलप किया और कहा कि नहीं साहब, हमारी सरकार तो संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। हाँ, कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बन जाती है तो आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब इस माहौल को डेवलप करने के लिए राजनीतिक दल जो कोशिश कर रहे हैं उसमें एक सपोर्टिंग फैसला आ गया और न्यायालय के फैसले पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर मुख्यमंत्री ममता जी इस तरह की टिप्पणी करती है तो मैं समझता हूं ये आपत्तिजनक है, ये ऑब्जेक्टेबल है, ये अमानना है। ऐसी टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए कि हम किसी कोर्ट के फैसले कह दे कि ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, ये गलत है, इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता और इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात को जानना पड़ेगा, मंडल कमीशन की बात अगर की जाए, जिसके अंशों को जाना जाए, तो ये जिस तरीके से जिसके ऊपर आपत्ति भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और मुसलमान के किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अगर मिला तो गलत है, तो उसमें 2 चीजें हैं। मंडल कमीशन में अगर आप जब लागू हुआ तो वीपी सिंह की सरकार का समर्थन कौन देने वाला था? भारतीय जनता पार्टी। दूसरा बिंदु, अब से 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपने भी पैनल बैठाया और कई इस विषय पर चर्चा की थी कि बहुत चिंता हो गई थी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के मुसलमानों को लेकर कि मुसलमानों का 70-80% जो क्राउड है, जो 80% वो मुसलमान है, वो पसमानदा में आते हैं। पसमानदा के मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, जो ऊंची जात के मुसलमान हैं उन पर जुल्म कर रहे हैं और दूसरे दलों ने की सरकारों ने उनको उठाया, मुस्लिम के जो बड़े वर्ग थे, और 80% जो पिछड़े हैं उनकी हालत है। भारतीय जनता पार्टी ये कहते रही हम उनके उत्थान के कहा। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मोदी जी और अमित शाह जी जैसे शीर्ष नेताओं ने ये कहा था कि पसमानदा की मुझे बहुत चिंता हो गई है, मुसलमानों के पसमानदा, तो अगर आपकी वो चिंता सही है तो आप ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो? ये तो एक सामाजिक आरक्षण जो है वो सामाजिक प्रारूप से बंधा हुआ है, उसमें धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी धर्म का जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज के हाशिए पर है, अगर उसको आरक्षण मिलता है तो मैं समझता हूं कि इसको कोई तुष्टीकरण या कोई ध्रुवीकरण या हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इन सारी बातों के साथ कोर्ट के किसी फैसले पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है अगर
लगता है कि ये सरकार को फैसला, ममता सरकार को ये लगता है कि फैसला गलत है, तो आप ऊपर की अदालत में आए, लेकिन इस बड़ी तरह के अदालत बयान में जा नहीं सकती दे है, रहे। लेकिन इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। और फिर जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में शक पैदा करते हैं कि सिर्फ आप 6 जातियों को शामिल करते हो ओबीसी आरक्षण में और बाकी सभी 65 जातियां मुस्लिम होती हैं। और क्योंकि वहां के वोट बैंक पर भी हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े किस तरीके से सेट किए गए होंगे वो एक शक की गुंजाइश हो जाती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, ऋचा जी के पास चली जाऊंगी। ऋचा जी, अभी सर ने, नावेद साहब ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी और ये भी कि मंडल कमीशन को वीपी सरकार की तरफ से समर्थन मिला था, वो क्या सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि पसमानदा की चिंता आप लोग करते हैं? क्या ये सच नहीं है कि पसमानदा वाकई पिछड़े हुए हैं और इनमें से कई सारी जिन आप 24 जातियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप मुख्यमंत्री साहब जांच के लिए कह रहे हैं, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो शामिल हैं, जाहिर सी बात है वो पिछड़े वर्ग से आते ही होंगे, इस पर जांच करने हैं। और अब जांच करने का याद आ रहा है टाइमिंग को लेकर सवाल, चुनाव में अब आरक्षण मुद्दा है। ऋचा जी, पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मंच से इस बात को स्पष्ट किया है कि संविधान में जो SC ST OBC के आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, इस पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। और हम ये आज से नहीं कह रहे हैं, हम पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस किस तरीके से SC ST OBC का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है, जबकि संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, प्रस्तावना में लिखा हुआ शब्द है पंथ निरपेक्षता, जिसका मतलब है कि भारत में धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और संविधान सभा में इसकी लंबी बहस चली थी और ये संविधान सभा के लोगों ने तय किया था कि भारत की स्थितियों को देखते हुए और जिस तरीके से 1947 में स्थिति हुई थी और उससे पहले की स्थितियों को देखते हुए तय किया कि भारत में और बंटवारा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण का आधार सामाजिक होगा, आरक्षण का आधार आर्थिक होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, देखिए ये कोई, आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, नावेद शिको जी भी मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, वो टाइमिंग की बात कर रहे थे। क्या आप माननीय उच्च न्यायालय की टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं? हमने तो अपनी मंशा स्पष्ट की है, क्योंकि कांग्रेस, उन्होंने टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि उसी वक्त ये फैसला आ गया। उन्होंने नहीं कहा, ये मैंने कहा कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने नहीं कहा। मैं आपको करेक्ट कर दूं। जवाब है कि ये माननीय उच्च न्यायालय का आज फैसला, कल फैसला आया जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन पारुल जी, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस या TMC ये किस तरीके से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए, ताकि उनसे वोट मिल सके, और उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि जब ये मसला, ये जो धर्म के आधार पर वो आरक्षण देंगे, जब ये न्यायालय में जाएगा, संविधान पीठ के सामने जाएगा, तो ये वहां पे टिकेगा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये वोट लेने के लिए बार बार इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। और आंध्र प्रदेश में भी 2004 में कांग्रेस ने यही किया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। कर्नाटक में यही किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की रक्षा के लिए उसको आके करेक्ट किया। तो ये संविधान बचाओ की बात करने वाले, ये संविधान के रक्षक बनने वाले असल में संविधान के भक्षक बन गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय, दोबारा मैं अपने सवाल पर आती हूँ मैडम, ये फिर हम पश्चिम बंगाल की तरफ इस डिबेट को लेकर जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को अब ऐसा लग रहा है कि ये जो जातियां यादव साहब के समय, मुलायम साहब के समय पर जब ये शामिल कराई गई थी, इनकी अब जांच होनी चाहिए जबकि आपकी सरकार का सेकंड टेन्योर चल रहा है। पारुल जी, कल जो माननीय उच्च न्यायालय का, टाइमिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये टाइमिंग नहीं है। कल माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और सरकार का ये जिम्मेदारी होती है, देखिए चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती है। वही तो मैं कह रही हूँ, जब हाईकोर्ट का फैसला ममता सरकार के लिए आता है, तब योगी जी भी यही बात करने लगते हैं। अगर किसी भी राज्य में संविधान की अवहेलना की जा रही है, गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने कितनी जातियों को शामिल करके अल्पसंख्यक, और वो जातियां अगर वाकई पिछड़ी निकली और वाकई वो उस कैटेगरी में आती होंगी, तो जमीन होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। रविंद्र जी, को क्या दिक्कत है? योगी जी ने जो कहा वो सभी के सामने है, और अब इस पर चर्चा ये हो रही है कि क्योंकि आप
आप संविधान या फिर आरक्षण खत्म करने का जो आरोप बीजेपी पर लगाते थे, अब वो उल्टा पड़ गया क्योंकि ममता जी आप ही के गठबंधन में आपके साथ जुड़ी हुई हैं और इसको अब वो प्रचारित कर रही है कि आप लोगों की मंशा क्या है, और वो कोर्ट ने भी कह दिया। कहिए सर। पहले तो आरक्षण की स्थिति पे भारतीय जनता पार्टी का विचार जान लें। गुरु गोलवलकर हैं, इनके वहां एक प्रमुख थे आरएसएस के, उनकी एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसको पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें केवल आरक्षण विरोध उसी के समर्थन में अनेक बार मोहन भागवत जी ने आरक्षण का विरोध किया हुआ है। तो इनकी तो मूल धारा ही विचारधारा है आरक्षण के विरोध में, वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, वो आरक्षण के विरोध में ही है। अब आ जाते हैं जो अभी फैसला आया, माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है आरक्षण की सीमा 50%, नरेंद्र मोदी सरकार कहती है या लागू कर दिया उसने आरक्षण की सीमा 60%, नीतीश सरकार ने कर दिया आरक्षण की सीमा 75%। तो आने दीजिए मामला, जो कुछ भी हाई कोर्ट का मामला कलकत्ता में आया है आएगा, केंद्र सरकार में भी आएगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पहले से ही 36 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण देती हैं, ये मुद्दा भी आएगा जब हम पिटीशन लेके आएंगे। तो राज्य सरकार को फैसला करने दीजिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के बाद का मामला, तो मोदी जी ने भी उल्लंघन किया, नीतीश जी ने भी उल्लंघन किया हुआ है, तो क्या उनके बारे में भी ऐसा कहा जाना चाहिए? अब आते हैं, क्या धर्म के आधार पर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? धर्म को तो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन जब संविधान के अनुच्छेद 16 और 4 में पढ़ते हैं तो ऐसा प्राविधान है कि कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, किसी समुदाय विशेष को इस प्रकार का आरक्षण दे सकती है। तो ले आए योगी जी के और कुछ कहने के लिए तो है नहीं, अपनी एक उपलब्धि गिलाने के लिए नहीं, तो लेके आवे। संविधान के अनुच्छेद 16(4) पे भी बहस होगी, जो केंद्र सरकार आरक्षण दे रही है उस पर भी बहस होगा, और जो आरक्षण के सीमा का उल्लंघन माननीय उच्चतम न्यायालय का होगा उस पर भी बहस होगा। तो आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगा। अब इसमें जल्दी क्या है? अगर इतनी वोट लेने की जल्दी है तो योगी जी कहते रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, तो कहने दीजिए उनको, उनके कहने का सुप्रीम कोर्ट में कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट योगी जी को कह चुकी है कि ये यहाँ पर जंगल राज है, तो जंगल राज को संभालें, बाकी आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय संभाल लेगा। लालू प्रसाद जी ने भी कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। ममता बनर्जी अब कह रही हैं कोर्ट ने भी अपने जो फैसले में ये बात लिखी है कि धर्म के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ है कि आरक्षण दिया गया है, और फिर बीजेपी भी आपको इसी मामले में घेर रही है। चुनावी मुद्दा, मुस्लिमों को आरक्षण आप लोगों के जो इंडिया अलायंस के दल है वो दे रहे हैं, आने वाले समय पर देंगे, ये मुद्दा बनने जा रहा है। ये मुद्दा तो हम लोगों ने बहुत पहले बना दिया, जातिगत जनगणना आज का मुद्दा थोड़ी है। ये तो हमारा 4 साल पहले हमने जातिगत जनगणना कराई है, और जितनी जिसकी जितनी भागीदारी, आप मतलब लालू प्रसाद जी की बातों से अग्री कर रहे हैं? देखिए, सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को मानने के लिए सरकार बाध्य है, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार को मानना पड़ेगा और चाहे आने वाली सरकारों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई हुई है उसमें आर्थिक तौर पर जनगणना नहीं करवा रहे ना आप उसमें जाति जनगणना करा रहे हैं। पहली बात पारुल जी ये बताए, ये इतनी नकारा सरकार है कि जाति का जनगणना छोड़ दिए, जनगणना ही नहीं करा पाई जो 2021 में होना था। तो जो सरकार जनगणना नहीं कर पाई, आपने सच्चर कमेटी का जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा कि जो पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर जाति नहीं देखी जाएगी, पिछड़े वर्ग देखा जाएगा। तो फिर आप कह रहे हैं जाति जनगणना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा आप इसे समझ लूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से सना जी भी जुड़े हुए हैं। सना जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी सना जी, इस मामले में बार बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस को भी टारगेट कर रही है कि आप लोगों ने अपनी, जहाँ पे कर्नाटक में भी गवर्नमेंट है वहाँ पर भी, और फिर लालू जी, फिर तमाम आपके जो राजनीतिक दल है, और ममता जी जिनको आपने अपने इंडिया अलायंस में शामिल किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही वो आपके इंडिया अलायंस का दोबारा समर्थन करती हुई नजर आई थी। एक सीट इस चरण में सपा ने उनको दे भी रखी हुई है, और जाहिर सी बात है जब ये मुद्दा उठेगा तो सवाल तो सभी से पूछे जाएंगे, और फिर कांग्रेस और राहुल गांधी को तो सीधे टारगेट पर ले रही है बीजेपी आरक्षण मामले में। देखिए, आपके सवाल का जवाब बैठी हूँ, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस तो धर्म की राजनीति जो है अब तक नहीं करी है और न ही कभी करेगी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रही हूँ आपको, रुकिएगा प्लीज। नाविद साहब, दोबारा आपके पास आ रही हूँ, दोबारा से हम सना जी को कनेक्ट कर लेते हैं, उनकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नाविद साहब,
आरक्षण के मुद्दे पर आने वाले समय पर अगर ये सियासत वाकई हम समझ लें कि अब इस इलेक्शन में तो इसी को ही जाना है, क्योंकि अब बयानबाजियां तेज हो गई और इस मुद्दे को आसानी से बीजेपी जाने भी नहीं देने वाली, क्योंकि बहुत भारी भरकम मुद्दा पकड़ा है इस बार उन्होंने। अब इस बार के चुनाव में जो ये 27 सीटें हैं, ये 6th फेज और 7th फेज, इसमें कितना असर डालने वाला ये मुद्दा जातियों के हिसाब से आंकलन कीजिए तो? नहीं, देखिए, असर तो आरक्षण के मुद्दे का हो रहा है। जितने फेसेस के चुनाव हो गए हैं उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा उभर के सामने आया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेक्स्ट जो जिस फेज में चुनाव होने वाला है, पूर्वांचल, यहाँ पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वोटर है, उस पर यह असर करेगा। अगर ये बात जिस तरीके से आरक्षण छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण छीन लेगी मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल, ये अगर जगह घर कर गई दलित समाज के या भारत के समाज में, तो मैं समझता हूँ भाजपा का नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काउंटर मारा है, जो इसका जवाब दिया है, वो माहौल अगर डेवलप हो गया कि इंडिया गठबंधन आ गई, तो साहब हिंदू समाज का आरक्षण छिन जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब मुद्दा उठाई है तो भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा दे जाएगा। अब सवाल इस बात का है कौन किस तरीके से कन्विंस करता है, कौन किस तरीके से अपनी बात को, एक केंद्र है आरक्षण और उसके 2 बिंदु बन गए हैं। अब आप कनेक्ट, कौन दल किस तरीके से जस्टिफाई करता है, उसका असर मुझे लगता है दिखाई देगा। देखिए, एक चीज आपने अंत में कही थी जब मैं बोल रहा था, तो आपकी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि ये बातें अपनी जगह सही हैं जो मैंने बात कही थी, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक पहलू ये था कि ये बात सही है कि कई राजनीतिक ऐसे दल हैं जिनके ऊपर आरोप भी लगते हैं और किसी हद तक सच्चाई भी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने अपने चुनाव में वो इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि मुसलमान एकजुट होकर हमारे फेवर में आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोट दें। इस तरह की चीजों में अगर आरक्षण दिया जाएगा, बाय द वे मानिए, मैं टेक्निकली बात नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तरह का कोई अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुद्दा दिया और उसके बाद जो आरक्षण बांटा उसमें हिंदू समाज की पिछड़ी जातियों को इग्नोर करके मुस्लिम समाज के जो पिछड़े लोग हों उनको ज्यादा शामिल किया, तो मैं समझता हूं कि अगर ये बात सच है जांच के बाद में, या अगर सही निकलती है, या उत्तर प्रदेश में भी जो आपने कहा योगी सरकार भी ऐसी जांच करने जा रही है, तो ये तो खैर आपत्तिजनक बात है कि अगर आप किसी, ये चाहे हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, ये हरकत भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस करे या समाजवादी पार्टी या कोई भी करे या ममता करे, ये गलत है कि हम सामाजिक दृष्टि से देखें कि कौन सी जातियां किस समाज में पिछड़ी हैं, हमें पहला हक उनको देना। ऐसा ना हो कि 10 जातियों को हम इग्नोर करके 4 उन जातियों को दे दें जो जहां का जो हमारा वोट बैंक है। ये मैं समझता हूं कि आपत्तिजनक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि दक्षिण छोड़ दीजिए तो बाकी इंडिया में अलग अलग राज्यों में जाति के आधार पर ये पॉलिटिक्स होती है और फिर जाति के आधार पर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन फिर जाति के आधार पर या फिर सभी को खुश करने के लिए राजनीति में उतना प्रतिनिधित्व या राजनीति में उनकी हिस्सेदारी उतनी तय नहीं करते हैं। ऋचा जी। जी पारुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलित, वंचित, शोषित तबके का प्रतिनिधित्व हो इसके लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, जिसमें ना जाति के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव होता है ना धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। आप देख लीजिए कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार, ये हम लोगों के ऊपर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के मजबूत शासनकाल में कभी भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया। ये कांग्रेस का इतिहास है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ है और जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा कि धर्म के आधार पर अपना मैनिफेस्टो तक लागू करने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, पारुल जी आप मुझे बताइए कि क्या किसी में भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव है? अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है तो उसमें किसी भी आधार पर धर्म का भेदभाव नहीं होता। अगर लोगों को घर मिलता है, छत मिलती है, तो उसमें किसी भी आधार पे धर्म का भेदभाव नहीं होता है। अगर किसानों को कल्याण राशि मिलती है तो उसमें किसी तरीके का धर्म का भेदभाव नहीं है। हम तो इस बात की नहीं, क्या ये सच नहीं है ऋचा जी कि क्योंकि तमाम सभाओं में विपक्ष के नेता आरक्षण पर बीजेपी को अटैक कर रहे थे, क्योंकि आपके नेताओं ने कई जगहों पर ये बात, भले ही बाद में माफी मांग ली, लेकिन ये कहा कि वो कुछ संशोधन करना चाहते हैं इसलिए 400 सीटें चाहिए। इसके बाद आप लोग बैकफुट पर आए, ये सारी चीजें आपको हर मंच से आप बतानी पड़ रही हैं कि हम नहीं करेंगे, ये ट्रिगर कर गई आपको, नुकसान पता चल रहा था।
पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मंच से स्पष्ट किया है और हमारी ये जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर हमें किसी तरीके का नुकसान होता है तो भी हम उसको उठाने के लिए तैयार हैं कि इस देश में SC, ST, OBC का हक हम किसी को नहीं मारने देंगे और न धर्म के आधार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने देंगे। उसके आगे भारतीय जनता पार्टी ढाल की तरह खड़ी हुई है। अभी सपा प्रवक्ता बात कर रहे थे जाति जनगणना की, आप इनसे पूछिए कि कितनी बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन इन्होंने सरकार रहते कभी जाति जनगणना की घोषणा बात पत्र में भी ये बात रही, फिर उसके बाद इसको लागू भी किया। रविंद्र जी, अब आपको लगता है कि आपने एक ऐसा पासा फेंका था जिसके बाद कैच कर लिया उस बॉल को, उल्टा आपको आउट करने की कोशिश की जा रही है? वो लोग क्या मतलब रिबैक करेंगे जो आरक्षण विरोधी, फिर कहते हैं कि हम OBC का आरक्षण नहीं हटने देंगे। क्या हम 1990 में भूल जाएंगे? हम लोगों ने, हमारी सरकार ने आदरणीय VP सिंह के नेतृत्व में OBC का आरक्षण दिया था मंडल कमीशन पे, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ही नहीं गिराया, कम से कम सैकड़ों बच्चों को आग लगवा के का विरोध करवाया। ये भूल जाने की बात है कि IM को भाषणबाजी करेंगे? नहीं कर सकते हैं। मूल चरित्र इनका आरक्षण विरोध है, पढ़ना पड़ेगा बंद क्या थॉट। अब हमारे लिए रिबाउंड नहीं करेगा, करने का काम समाजवादी हमारे लिए रिबाउंड ठीक है। सना शेख नहीं बोल पाए, मेरे पास चंद सेकंड से, मैं सना शेख को इन कर लेती हूँ। सना शेख अपनी बात रख लीजिए, क्या कहेंगे आरक्षण पर? आप जी जाति दिखाई कहिए सना शेख। से आप लोगों ने सिर्फ एक जाति। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा की प्रवक्ता बार बार इल्जाम लगाती चली आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म का कोई नाम अगर किसी ने लिया है, हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर किसी ने बात की है तो वो भाजपा ने की है। और हमारी कांग्रेस हो, सपा हो या और कोई दल हो, वहाँ मैं आपके बीच नहीं बोली, कृपया करके आप भी ना बोलें। समय मेरे पास कम। हाँ, तो अब आते हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस की UPA सरकार में जो हमारी मौलाना आजाद ट्रस्ट के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति जो है देने का काम किया, उसको भाजपा ने आते ही खत्म कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे आरक्षण मुद्दा है मैडम सना जी, आरक्षण मुद्दा, आरक्षण पर आप लोग गिर रहे हैं और ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि अलग अलग स्टेज में आप जो बात कर रहे हैं, ममता जी आप घिर गई हैं इस मामले में, कब आप कहां ये बार बता रही है कि ये जो है अल्पसंख्यक के लिए क्या कर रही, तो मैं भी बता रही हूँ ना। नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, आरक्षण पर बात हो रही है मैडम। जाति धर्म पर आरक्षण तो है ही नहीं, ये वही तो चर्चा हो रही है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, माफी के साथ, क्योंकि आपका फोन भी बहुत बार दिक्कत कर रहा था तो आपको मैं शामिल नहीं करा पाई, इसके लिए माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आरक्षण, कोटा, और ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिस पर घिरते रहे हैं राजनीतिक दल। और कांग्रेस के शासनकाल की बात करें तो उस समय कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस पर कांग्रेस भी घिरते रही। अब चूंकि ममता बनर्जी उन्हीं के इंडिया अलायंस का पार्ट हैं और अब कोर्ट ने उनको ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के मुंह पर करारा तमाचा है। और बीजेपी से ये सवाल पूछा जाए कि आखिर वो आरक्षण को लेकर उनका क्या स्टैंड है, तो वो फिर विपक्ष पर ये आरोप लगाते हैं कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। और आरक्षण के अब तक के हम चुनावी सफर की बात करें तो आरक्षण मामले में संविधान बदल देंगे या बीजेपी संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है, ये विपक्ष आरोप लगाता रहा। और इसी बीच आ गया हाईकोर्ट का ममता बनर्जी को लेकर फैसला, जिसमें OBC आरक्षण में करीब 65 जातियों को शामिल किया गया है, वो भी मुस्लिम, और हिंदू जातियां उसमें 6 हैं करीब, इसलिए पूरा बवाल उठ गया। अब पूछा जा रहा है विपक्षी दलों से भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्षधर हो गए, क्योंकि और MY फैक्टर की बात करें तो वोटर्स मुस्लिम भी समाजवादी पार्टी का, और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स राजनीति के इर्द गिर्द होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी कई स्टेट्स। अब ऐसे मामले में देखना ये होगा कि आरक्षण का ये जो सफर है आने वाले 2 चरणों में और कितना बढ़ता है और इसका फिर एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो बीजेपी को घेरते हुए आ रहे थे, बीजेपी इस पर स्टैंड लेकर सफाई देती हुई आ रही थी, अब बीजेपी उल्टा घेर रही है कि आप ही के लोग तो सफर कर रहे हैं इस मामले में और कोर्ट भी आप ही के लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।